पढ़ रहे थे हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड द प्लांट वी आर डिस्कसिंग इज एंजियोस्पर्म्स। हम कौन से प्लांट्स की बात कर रहे हैं? की बात कर रहे हैं वो एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, राइट? तो हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 12 का ये चैप्टर है और फ्लावरिंग प्लांट आपको पता है एंजियोस्पर्म्स होते हैं। अगर प्लांट किंगडम को जानते हैं तो सबसे पहले इट्स डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स। आपको पता है, आपने आरएच विटेकर्स की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी है। क्या क्या है बताइए? मोनेडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। प्लांटे की हम बात कर रहे हैं। प्लांटे जो फाइलम है उसके अंदर 5 डिवीजन्स हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड, तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। और डबल फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे लगता है। अभी आप देखिएगा, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं बच्चा, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम बात करते हैं फ्लावर की, फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप क्या है ये? वो उसका एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप कह सकते हैं। बट इस फ्लावर में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, बल्कि दो चीजें होती हैं। कुछ इनके कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो एक्चुअली हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, और कुछ इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, राइट? इसको ये बोल सकते हैं ना कि साइड फॉर रिप्रोडक्शन। क्या? फ्लावर को साइड फॉर रिप्रोडक्शन में बोल सकते हैं। साइड? साइड साइड यस, इट्स अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको बेसिकली आप लोग बोलेंगे। अगर वेजिटेटिव पार्ट की बात करें तो अगर हम एक फ्लावर को इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। ऑल तो आपने इसको पढ़ा होगा पहले से। तो आपके पास फ्लावर के पास एक एक्चुअली एक थैलेमस होता है। क्या होता है? नीचे एक बेसिक चीज, दिस इज योर थैलेमस। इसको रिसेप्टिकल भी कई बार बोला जाता है, इसको थैलेमस बोला जाता है। और इस थैलेमस के ऊपर में आपके पास ग्रीन कलर का, पहले तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर में कुछ सेपल होता है, राइट? ग्रीन कलर का सेपल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर में आपके पास कलरफुल पेटल्स होते हैं। इस तरह से आप पेटल्स में बना सकते हैं। एंड द रिमेनिंग पार्ट इज योर एंड्रोइशियम एंड फाइनली द गाइनोशियम। दिस इज द पार्ट। इसके अलावा बच्चे ब्रैक्ट भी हो सकता है। दिस इज सेपल, पेटल, या कह सकते हैं आप एंथर। ठीक है, तो आप इसको ये कह लीजिए ना, स्टैमन बोल लीजिए, स्टैमन। एंड दिस इज कार्पेल। कार्पेल क्या है? पिस्टल के लिए इट्स ऑल सेम। मतलब ये होता है कि अगर नीचे में फ्लावर के ब्रैक्ट हो, अपार्ट फ्रॉम द सेपल एक और चीज होती है। कभी आपने फूल पकड़ा हो तो नीचे में एक और चीज लगी हुई होती है ग्रीन कलर की। अगर वो प्रेजेंट है तो उसको बी आर लिखेंगे। उसके फ्लोरल डायग्राम भी आपने शायद बनाया होगा, तो उसमें आप लोग बी आर लिखते हैं एंड ई बी आर लिखते हैं। तो मतलब ये जिसमें ब्रैक्ट मौजूद होगा, ई बी आर जिसमें ब्रैक्ट मौजूद नहीं होगा, वो ई ब्रैक्टेट की श्रेणी में आएगा। वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चा? सेपल आता है और पेटल आता है, ठीक है? और अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो स्टैमन आता है और कार्पेल आता है, ठीक है? सो सिंस की वी आर स्टडिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज एंजियोस्पर्म्स, तो वी विल डिस्कस रिप्रोडक्टिव पार्ट ओनली। इज दैट क्लियर? लिखेंगे आप लोग? अभी नहीं, पहले मैं और बता देता हूं, उसके बाद लिख लीजिए। नया कैसे आएगा यार? अच्छा, ओके। सो अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, सो अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो एक सिंगल को आप स्टैमेन के नाम से जानेंगे, एक सिंगल को आप स्टैमेन जानेंगे, बट एक बंच को आप लोग क्या बोलेंगे? एंड्रोइशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगल को आप एंड्रोइशियम स्टैमेन बोलेंगे और बंच को आप एंड्रोइशियम बोलेंगे। स्टैमेन की बात करेंगे, इसके पार्ट्स को बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके थैलेमस के ऊपर में आपका स्टैमेन यूं प्रेजेंट होता है, ठीक है? और अगर ये स्टैमेन डायरेक्टली थैलेमस से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्री बोलेंगे, है ना? इसको क्या बोलेंगे? फ्री है, ठीक है? और एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चा जिसमें अगर वो पेटल से अटैच्ड होगा तो एपीपेटलस, और अगर वो टेपल से या फिर पेरियान से अटैच्ड होगा तो एपीफाइलस। तो एपीपेटलस और एपीफाइलस, है ना? और पॉलीपेटलस,
ये तो आपको पता ही होगा, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अब अगर इंडिविजुअल स्टेमन को अगर हम देखें बच्चा, तो यू विल फाइंड आउट कि ऊपर में एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। क्या है ये? बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में 2 लोब्स हैं, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, और नीचे एक फिलामेंट है जो इसको रिसेप्टिकल या फिर के थैलेमस के साथ जोड़ करके रखती है। सबसे पहले हम लोग इस बायलोब्ड स्ट्रक्चर को देखें, इसको आप लोग एंथर बोलते हैं। और एंथर की बात अगर हम करें बच्चा, तो अगर आप इस तरह एक एंथर बनाते हैं और इसको अब क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो अगर बात करते हैं बच्चा, ये एक लोब है और ये एक लोब है ना, तो इससे आप इसको बायलोब तो बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको हर एक लोब में एक थीका और ये दूसरा थीका, इसको थीका बोलते हैं। दिस इंडिविजुअल इज नोन एज थीका। तो इसीलिए एंथर जो होगा आपका, दैट मींस बायलोब्ड के साथ साथ डायथीकस भी होगा। क्या होगा? तो आपका जो एंथर होता है वो बायलोब्ड एंड डायथीकस होता है। और ये जो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आप एंथर देखते हैं बच्चा, इसी के अंदर में अल्टीमेटली क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होती है। यहीं पर एक्चुअली क्या होता है? साइट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, राइट? बात समझ में आ रही है? अब क्या क्या होता है? सबसे पहले अगर हम थीका को देखें, तो थीका जो है बच्चे, अगर हम एक इंडिविजुअल थीका को देखें, ठीक है, एक थीका की बात करें। अब इस थीका को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जान सकते हैं। स्पोरेंजियम का टर्म होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस कुछ ना कुछ उसके अंदर में स्टोर किया जाएगा। स्टोर है तो इसके में कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होगी। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इज नोन एज एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है दैट इज एपिडर्मिस। उसके अंदर में एक और लेयर होता है एंडोथीशियम। चलिए, इसके अंदर में एक और लेयर होगा एंडोथीशियम। क्या कहलाएगा ये? अब इस एंडोथीशियम की खास बात है बच्चा, ये एक्चुअली डिहाइसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाटर को एक्वायर करता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी में जब सूख जाता है तो ये फट जाता है, तो वो डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन में बहुत हेल्प करता है। दैट मींस हेल्प्स इन डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब रिलीज ऑफ स्पर्म। एंडोथीशियम हेल्प्स इन डिहाइसेंस, ये नोट करके रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर में एक और लेयर होता है बच्चा, दैट इज मिडिल लेयर। अगर हम एक और लेयर बनाएं इसके अंदर में, दिस लेयर इज मिडिल लेयर। मान के चलिए एक लेयर है इसका मिडिल लेयर, राइट? और सबसे अंदर में टैपेटम इज, ठीक है। उसके बाद अगला जो पार्ट है बच्चा दैट इज टैपेटम, ठीक है। तो ये वाला बीच वाला पार्ट है, दिस इज मिडिल लेयर। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर आप देख रहे हैं दिस इज टैपेटम। अब एक एक करके हम सबको बात करेंगे। और टैपेटम के अंदर में वी हैव एमएमसी, दिस इज एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे बच्चे कि एपिडर्मिस तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। एंडोथीशियम डिहाइसेंस रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन में काम करेगा। मिडिल लेयर जो है वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक बाइफर्केशन है आपके एंडोथीशियम और टैपेटम में। टैपेटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा। ये एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टैपेटम की खास बात करते हैं, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। पहली चीज की ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और साथ साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू दी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। इसके अलावा और क्या काम करता है बच्चे? यस, नो, इसके अलावा ये स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन करता है ना, डिपॉजिट्स स्पोरोपोलिनिन, डिपॉजिट्स स्पोरोपोलिनिन।
वो तो उसमें ये था ना उसके टेट्रा कैलस अलग चीज है बच्चे, स्पोरोपोलिनीन है बच्चे। सबसे पहली बात कि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, इसके जो सेल्स हैं वो एक्चुअली मल्टी न्यूक्लिएटेड है। व्हाट्स द रीजन कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है? उससे क्या फर्क पड़ता है? सिंगल सेल वाले नरिशमेंट नहीं दे सकते? कैसे ज्यादा देगा? क्या दो है? मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। क्या जरूरत है न्यूक्लियस अगर ज्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रिशन कैसे ज्यादा दे देगा? ये कुछ तो दिमाग लगाइए। अगर न्यूक्लियस उसके पास ज्यादा है, इस प्रोटीन तो मतलब कैसे करेगा डिवाइड? इसको डिवाइड बच्चे, डिवाइड ज्यादा हो रहा है, न्यूक्लियस ज्यादा हो से डिवाइड, उसमें डिवीजन का क्या रिलेशन बनता है? न्यूक्लियस अगर ज्यादा है तो उसका मतलब ज्यादा जीन्स है उसके पास, ज्यादा जीन्स है, ज्यादा जीन्स ट्रांसक्राइब होंगे तो ज्यादा प्रोटीन बनेगा, ज्यादा फंक्शनिंग होगी, ज्यादा फंक्शनिंग होगी तो ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ये। सो ज्यादा न्यूक्लियस है, ज्यादा जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा जेनेटिक मटेरियल, ज्यादा जीन्स। जो जीन्स एक से काम चल रहा था यहां पर 5-5 6-6 हैं, तो ज्यादा जीन्स, ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन, ज्यादा ट्रांसलेशन, ज्यादा प्रोटीन। बात समझ में आ रही है? ये सर के ऊपर से जा रहा है जी। टैपेटम हो गया। फाइनली वी हैव माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब अगर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करते हैं बच्चा, तो दीज ये जो सेल्स हैं बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो ये डिप्लॉयड होते हैं नेचर के। क्या होते हैं? ये आपको डिप्लॉयड होते हैं नेचर के, दैट मींस दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। 2n है ये, राइट? अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है अल्टीमेटली क्या करेंगे बच्चा, ये एंटर करेंगे मियोसिस के प्रोसेस में। कहां से? ये जो एमएमसी है ये अब एंटर करेंगे कहां? मियोसिस में। और जब मियोसिस कंप्लीट करेंगे तो अल्टीमेटली ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना, माइक्रोस्पोरिक टेट्राड बनाएंगे जो कि चारों आपस में कनेक्टेड रहेंगे। तो ये जो फॉर्म हो रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, माइक्रोस्पोरिक टेट्राड फॉर्म करेंगे। और जब इनके बाहर में कैलस का फॉर्मेशन होगा तब ये इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएंगे और ये इंडिविजुअली अब माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोर कहलाएंगे। एज यू नो दैट कि एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से आप 4 माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्पोर बनाएंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे एंड दिस विल फॉर्म माइक्रोस्पोरिक टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोरिक टेट्राड जब उसके बाहर में कैलस जो एक एक्चुअली एक कह सकते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट जैसा है, वो इसके बाहर में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सा बना लेता है एंड देन ये माइक्रोस्पोर सब इंडिविजुअल अलग अलग हो जाते हैं, दैट मींस सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है ये माइक्रोस्पोर का कॉन्सेप्ट? माइक्रोस्पोर समझ में आया? अब नाउ माइक्रोस्पोर है तो ऑफ कोर्स इनके पास न्यूक्लियसेस हैं। और न्यूक्लियसेस कैसे हैं बच्चा? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? ये हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस हैं। अब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियसेस के अंदर में ही दोबारा से माइटोसिस की प्रक्रिया चलेगी, माइटोसिस चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक माइक्रोस्पोर बना रहा हूं तो अब इसका जो बेसिकली न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एक जो न्यूक्लियस होगा बच्चे वो क्या कहलाएगा? 2 न्यूक्लियस है। एक वेजिटेटिव सेल बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा, और एक प्रोथेलियल बनाएगा। प्रोथेलियल कह लेंगे या फिर आप इसको बेसिकली कह सकते हैं क्या बोलता है? जेनरेटिव सेल। हाँ, एक वेजिटेटिव और दूसरा प्रोथेलियल भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आपके बुक में जो लिखा हो वही लिख लेते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव, यही है ना जी? जेनरेटिव न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस है ना बच्चा, सेल नहीं है इसमें। अभी बता रहे हैं। पहले आपने देखा कि न्यूक्लियस जो है डिवाइड कर गया, क्लियर है? अब देखिएगा बच्चा, ये एक मेन सेल बन जाएगा। अब ये जो आपका जेनरेटिव, देखिए वेजिटेटिव जो सेल है, न्यूक्लियस है, ये देखिए ये कंप्लीटली एक सेल बन जाएगा, इसका एक न्यूक्लियस हो जाएगा। अब ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस हैं बच्चा, ये डिवाइड करके, हाँ ये अल्टीमेटली ये फिर से माइटोसिस करेंगे और अल्टीमेटली 2 तरह के सेल्स बना लेंगे और उनके अंदर में सेलुलाइजेशन भी शुरू हो जाएगी। तो एक सेल के अंदर में 2 सेल्स होंगे। बात समझ में आ रहा है? सेल विद इन द सेल का कॉन्सेप्ट है ये। एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, माइक्रोस्पोर, उसके अंदर में एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, उसके अंदर में 2 जर्म सेल्स बन गए हैं। ये क्या बन गए हैं? इस जेनरेटिव सेल से आपने यहां पर 2 जर्म सेल्स बना लिए हैं, जर्म सेल्स बना लिए हैं। तो अगर पॉलन है बच्चा, तो अगर मैं अभी बात चाहिए, ये 2 सेल्स, ये 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ये 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है? ये 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। कुछ ऑर्गेनिज्म में पॉलन जो है वो 2 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में रिलीज होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पर भी पॉलन जो है वो रिलीज होती है ना?
तो आप नोटिस करेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड स्टेज में एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा, और एक में एक जनरेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और 2 जर्म सेल्स होंगे, तो 3 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के फॉर्म पर आता है। क्लियर है? अब इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं बच्चा, अब इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसी के ऊपर में आप नोटिस कीजिएगा 2 स्ट्रक्चर आता है, एक एक्साइन और एक आता है एंटाइन। अब आप मान के चलिए ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर है, इसके अंदर में एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, 2 सेल स्टेज ही मान के चलिए। अब इसके बाहर में एक नॉन सेलुलर लेयर होगा जिसको बोलते हैं आप इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन, है ना? नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर इनर लेयर, और बाहर की तरफ में एक इररेगुलर लेयर होगा। तो अंदर वाला इंटाइन होगा, है ना, और बाहर वाला एक्साइन होगा। और जहां पर थोड़ा सा एक्साइन नहीं है, मतलब दैट मींस कि यहां पर इसको जर्म पोर का नाम से जाना जाएगा। अब याद रखिएगा ये जो एक्साइन है इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिन। ये किससे कंपोज्ड है बच्चा? स्पोरोपोलिन। एंटाइन प्रोटीनिशियस लेयर है बच्चा, कोई सेलुलर लेयर नहीं है। बात समझ में आ रही है? अंदर में आपका जो सेल है बच्चा, ये आपका माइक्रोस्पोर सेल है, और ये 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, एक जनरेटिव है और एक वेजिटेटिव है। ये है एक्चुअल गैमेटोफाइट। क्या है? यही है एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट। बात समझ में आई या नहीं आई? एंड दिस इज एक्चुअली अ पॉलन ग्रेन। क्लियर? भी अल्टीमेटली एक सेल है। तो ये पूरा वाला सेल वेजिटेटिव है और अंदर वाला जो सेल जो उसके अंदर में तैर रहा है इस जनरेटिव से। आपको पता है दिस पॉलन ग्रेन इज वेरी मच रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन की, तो पॉलन ग्रेन जो होता है बच्चा वो वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और आपको बताता चलूं कि आप कई बार इसका सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, मार्केट में मिलता है, एंड इट्स रियली गुड। मैंने ट्राई किया हुआ है, बहुत एनर्जी होती है। नशे से नहीं होता, नशा डिस्ट्रॉयज यू। आपको पता है स्मैक के बारे में सुना आपने? आपको हम पढ़ाएंगे। हाँ, आपको हम पढ़ाए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हमने कैनाबिनॉइड्स में पढ़ाया आपको। किस में पढ़ाया? सबसे पहला नहीं, मैंने ओपियोइड्स में पढ़ाया आपको, कैनाबिनॉइड्स में थोड़ी पढ़ाया। ओपियोइड्स में ही आपको सबसे पहला कोडीन पढ़ाया था जो कफ सिरप में डाला जाता है। उसके बाद आपको पढ़ाया था क्या? ये हेरोइन एंड स्मैक, एसिटाइलेशन ऑफ हेरोइन। जब आप ओपियम करते हैं तो वो हेरोइन बनता है ना? यस, हाँ। तो वो जो मॉर्फिन जो हेरोइन बनता है बच्चा, तो उसका जो वेस्ट पार्ट होता है उसको स्मैक बोलते हैं। और स्मैक हाईली वोलेटाइल होता है। हीरोइन भी बहुत वोलेटाइल होता है, आप उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। हीरोइन इज वेरी कॉस्टलियर, लेकिन स्मैक जो है वो इन लोअर क्वालिटी का होता है और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो ज्यादा जानलेवा होता है। स्मैक के साथ स्मैक पता है कैसे आपने कभी देखा किसी स्मैकिए को? कहाँ देख लिया भाई? जी हाँ, परहेज कीजिएगा उनसे, दूर होके चलिएगा। हाँ, आपको पता है स्मैक एक ऐसा है, ये एक्चुअली ओपियोइड का एसिटाइलेटेड ओपियोइड है। अगर एक बार सिर्फ एक बार गलती से भी किसी के सजेशन से बाय मिस्टेक ही सही अगर आपने उसके इनहेलेशन कर ली, उसमें क्या होता है, उसको एक आपने देखा होगा कि एक वो सिल्वर फाइल सा होता है, या हाँ ऐसे उसको रख देंगे और वो हाईली वोलेटाइल होता है। और वो हाईली वोलेटाइल होता है, नीचे माचिस जलाते हैं ना, वो इतने सही टेम्परेचर पर वो फ्यूम बन जाता है और वो फ्यूम को ऐसे खींच लेंगे अपने अंदर। नहीं, वो ऐसे खींच लेंगे, इसे जलाएंगे और पी लेते हैं। पी लिया और उसके बाद मतलब स्मेल कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, और उसके बाद जो उसका इफेक्ट होता है विदिन 24 आवर्स होता है। उस टाइम वो बेसुध होके पड़े रहेंगे, एकदम रिलैक्स, एक जगह कोने में पड़े रहेंगे, ना भूख ना प्यास कुछ भी नहीं, पड़े हुए रहेंगे। उसके बाद जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म हुआ, ब्रेन में इस कदर दर्द होता है कि अनबियरेबल पेन होता है वो, और तब तक नहीं जाएगा जब तक कि आप दूसरा नहीं पिए। और एक बार गलती से भी बाय मिस्टेक भी अगर आप इस जाल में फंस गए, निकल नहीं पाइएगा, ये बात याद रखिएगा। लत मतलब विद इन एन ईयर मर जाइएगा, और वो भी कैसी मौत होगी कुछ नहीं बताया जा सकता। आगे देखते हैं। तो प्रोटीन बोला मैं, जो पॉलन ग्रेन होता है दैट्स वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चा, इस पॉलन ग्रेन से कई बार एलर्जिक रिस्पॉन्सेज भी आते हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज भी आते हैं।
बहुत सारे हैं जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, आपको पता है बच्चा। अब हर पॉलन ग्रेन का एक पर्पस होता है बच्चा। एक पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है जब एयर में होता है, अब जो पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है बच्चा वो डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो अगर वो वाटर के थ्रू होता है पॉलिनेशन, मतलब पॉलन ग्रेन, जब पॉलिनेशन का मतलब है कंप्लीट प्रोसेस, मतलब पॉलन रिलीज होना और स्टिग्मा पर लैंड करना, ये कंप्लीट प्रोसेस पॉलिनेशन है। सिर्फ पॉलन का रिलीज होना फ्लावर से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, दैट इज डिहाइसेंस। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिहाइसेंस एंड पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह लोकेट कराना। डिहाइसेंस का मतलब उस प्लांट से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात करते हैं बच्चा कि अब जैसे ही अगर पॉलन ग्रेन डिहाइस करता है और वो आता है, मतलब एयर में आता है या जहां भी आता है, वाटर में आता है, अगर एयर के थ्रू वो पॉलिनेट होता है तो वो एनिमोफिली कहलाएगा, वाटर के थ्रू होता है तो वो हाइड्रोफिली कहलाएगा, और अगर बंदर के थ्रू होगा तो क्या कहलाएगा, आप बताइए बच्चा। जूफिली, एनिमल वाले में आ जाएगा, है ना। और अगर इंसेक्ट के थ्रू, अगर स्नेल के थ्रू आएगा तो पॉलिनेशन होगा तो मलाकोफिली होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा तो एंटोमोफिली होगा। एंड द मेजॉरिटी पॉलिनेशन जो होती है वो एंटोमोफिली के थ्रू ही होती है। दैट मीन ज्यादातर इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है ना, ठीक है। आपके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, यू कैन ऑल्सो पॉलिनेट, दैट इज थ्रू एंथ्रोफिली बनेगा। देखिए ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो एंथ्रो के टर्म से हो जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उसी तरह से एंथ्रोफिली कहलाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हर पॉलन ग्रेन की अपनी एक वायबिलिटी भी होती है कि मतलब जो जैसे ही वो डिहाइस हुआ, दैट मींस फ्लावर से निकला, तो अब वो कितने देर तक वाइबल है, दैट मींस वो दूसरे प्लांट पर के स्टिग्मा पर लैंड करके उसके अंदर से जो पॉलन ग्रेन जो डेवलप करेगा वो मतलब कितने देर तक कर सकता है। तो वो अगर हम पोएसी फैमिली की बात करते हैं या ग्रामिनेसी फैमिली की बात करते हैं तो इनका जो ड्यूरेशन काफी कम होता है, आधे घंटे से। एनसीईआरटी आधा घंटा ही लिखती है, हाफ एन आवर, अराउंड 30 मिनट्स बोलती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं और फैमिलीज है, जैसे कि आपका सोलेनेसी है, इसके अलावा आपका लिलिएसी है, तो इनके अंदर में अप टू मंथ्स भी हो सकता है। कई केसेस में आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जो हमें सीड्स मिले हैं बच्चा, इट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। हमें बहुत सारे सीड्स जो है बेसिकली एक्सकवेशन प्रोसेस में हमें बहुत सारे सीड्स मिले हैं जिनको जब हमने बेसिकली सो किया या उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया तो वो जर्मिनेट करके ग्रो भी कर रहे थे। तो मतलब इनफैक्ट कुछ कुछ सीड्स ऐसे भी हैं जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक भी प्रिजर्व किया जा सकता है, पता है। तो आप देखिए, एक चीज होती है सीड में, एक टेंडेंसी होती है जिसको बोलते हैं एक तो होता है बच्चा सीड और एक होता है पॉलन। तो दो तरह से आप किसी भी प्लांट को प्रिजर्व कर सकते हैं, या तो आप सीड प्रिजर्व कर लो, इसमें सीड के अंदर में डोरमेंसी होती है तो सीड को प्रिजर्व कर लिया। कुछ होते हैं पॉलन, तो पॉलन को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। आपको पता है पॉलन ग्रेन भी होता है, पॉलन ग्रेन को भी एक्चुअली सीड बैंक्स होते हैं, उनके अंदर में भी पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इनफैक्ट बेसिकली जो रखा जाता है वो सीड के फॉर्म पर रखा जाता है कि अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और वो स्टेमन पर आया और ओवम को उसने फीमेल गैमेटोफाइट को उसने फर्टिलाइज किया और उससे बेसिकली सीड डेवलप हुआ, बाहर में फ्रूट डेवलप हुआ, सीड को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना। सीड के अंदर में टेंडेंसी होती है, इसको बोलते हैं डोरमेंसी, दैट मींस वो अपना वाटर लॉस करके बेसिकली प्रिजर्व हो सकता है ना। और जैसे ही फिर उसको आप मॉइस्चर दोगे तो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेगा। तो इससे सीड की डोरमेंसी होती है और कुछ कुछ सीड की डोरमेंसी मिलियंस ऑफ ईयर्स होती है। लेकिन अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं बच्चा, तो सिर्फ पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो ग्रामिनेसी या पोएसी फैमिली या ग्रास फैमिली के अंदर में आप करीब आधा घंटे से 1 घंटे ही उसकी वायबिलिटी होती है। लेकिन अगर हम और फैमिली देखें, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली है, आपको ब्रेसिकेसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, तो यहां पर अंटिल मंथ तक हो सकता है, इतना ही होता है। एनसीईआरटी इतना ही लिखती है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आपने देखा बच्चा यहां पर सीड बैंक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और साथ साथ पॉलन बैंक्स भी हैं। इनके पास ज्यादा पैसा हो गया, पॉलन बैंक्स भी हैं। आपको पता है पॉलन बैंक्स में भी हम पॉलन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे स्टोर करते हैं पॉलन को? इन लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री सेल्सियस पर उसको स्टोर करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं इसको आप लोग? क्रायो प्रिजर्वेशन। इज दैट क्लियर? ओवरऑल हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कर लिया। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमने माइक्रोस्पोर बनाया और माइक्रोस्पोर से अल्टीमेटली हमने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, जिसको आप लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो लेयर है वो दैट इज स्पोरोपोलिनिन, कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिनिन नोन एज एक्साइन। उसके अंदर में सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ एंटाइन, सेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ एंटाइन, और सबसे अंदर में आपके पास क्या है? एक वेजिटेटिव सेल, उसके साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ जेनरेटिव सेल,
और यही जनरेटिव सेल फिर अल्टीमेटली डिवाइड करेगा तो वो क्या बनाएगा, जर्म सेल्स, और यही जर्म सेल्स एक्चुअली अपना न्यूक्लियस डिपॉजिट करेंगे ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए। बात समझ में आई है आपको? क्लियर है? सो नाउ इसके अलावा आपने देखा कि पॉलन ग्रेन इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, बहुत सारे और प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनसे हमें एलर्जिक रिस्पॉन्सेज भी देखने को मिला है। और फाइनली आपने देखा कि भाई पोएसी फैमिली के अंदर में जो है वो अराउंड 30 मिनट्स तक इनकी वायबिलिटी होती है, लेकिन अदर हैं जैसे कि आपको सोलेनेसी, ग्रामिनेसी, सॉरी ग्रामिनेसी तो इसी के अंदर में आ गया, सोलेनेसी है, ब्रासिकेसी है, रोजिएसी है, इनके अंदर में आपको वायबिलिटी ऑन एन एवरेज अप अंटिल मंथ भी जा सकता है। क्लियर? नाउ वी विल गो ऑन टू मेगा स्पोरोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बच्चा मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम इसको पढ़ेंगे बच्चा। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अंडरस्टैंड कर लें। आपको पता है दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट? दिस इज द स्टिग्मा where the pollen lands and this is the style where the pollen tube comes out, है ना? अच्छा एक चीज और याद रखिए, जर्मपोर का कॉन्सेप्ट। जर्मपोर इज द प्लेस ऑन दी पॉलन ग्रेन वेयर स्पोरोपोलिन डिपोजिशन इज नेग्लिजिबल, है ना? दैट मीन्स कि वहीं से फिर जर्मपोर जो ट्यूब है ना, पॉलन ट्यूब, वो निकलेगी, उसी को जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन बोलेंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? सो अल्टीमेटली स्टिग्मा, स्टाइल एंड फाइनली ये तो जो बल्ज पार्ट ओवरी है, ओवरी के अंदर में यू विल बी हैविंग प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा इज हैविंग, है ना, ओव्यूल्स एंड ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए अगर आप देखते हैं बच्चा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से लगा हुआ आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? मेगा स्पोरेंजियम कह लीजिए या इसको आप ओव्यूल कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं बच्चा किसी भी फ्लावर के अंदर में, ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। अ फ्लावर इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं बच्चा कि किसी एक फ्लावर के अंदर में अगर सिंगल कार्पेल होगा तो वो मोनोकार्पेलरी कंडीशन कहलाएगी। आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में मोनोकार्पेलरी। और अगर वो एक से ज्यादा कार्पेल्स होंगे तो दैट इज बाइकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी हो सकता है। तो बाइकार्पेलरी भी कंडीशन हो सकती है और मल्टीकार्पेलरी भी कंडीशन हो सकती है। देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो अभी मेंशन्ड है बच्चा मल्टीकार्पेलरी में, वो भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे तो सिन कार्पस होगा, और अगर सारे के सारे फ्री होंगे तो वो एपो कार्पस कहलाएगा। सिन कार्पस के लिए जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है बच्चा वो है पैपेवर सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम या ओपियम जिसको कहते हैं आप लोग। रोज भी होगा सर इसका एग्जाम? नहीं नहीं, रोज का होगा। हाँ पैपेवर सोमनीफेरम। इसके अंदर में क्या है बच्चा, इनके अंदर में एक से कहीं ज्यादा कार्पेल्स होते हैं, मल्टी कार्पेलरी होते हैं, और वो सारे कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हैं एक साथ, तो वो उसका एग्जांपल क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। और अगर एपोकार्पस की बात करें, एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं, बहुत सारे कार्पेल्स हैं, माइशीलिया आपकी बुक में लिखा हुआ है बुक में। माइशीलिया स्पेलिंग क्या है बच्चा बताइए मुझेगा? मिचेलिया, मिचेलिया, हाँ स्पेलिंग बताइए। MICHELIA, मिचेलिया, मिचेलिया या मिचेलिया पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। डाइएसिटाइल मॉर्फिन आई थिंक, हाँ डाइएसिटाइलिन नहीं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन, एसिटाइलिन, मिशेलिया हो गया, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं बच्चा, देखिए अब इंपॉर्टेंट यह है बच्चा कि अपने प्लेसेंटा से वो कैसे अरेंज होता है। देखिए अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं ना बच्चा, मेजॉरिटी ये एनाट्रोपस टाइप होता है, एनाट्रोपस टाइप का ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं बच्चा, एनाट्रोपस हैं, ऑर्थोट्रोपस हैं, एम्फीट्रोपस हैं, बहुत तरह के हैं। लेकिन एनाट्रोपस में आपको बता देता हूं कि एनाट्रोपस क्या है। जिम्नोस्पर्म्स में ज्यादातर एनाट्रोपस ही होता है। एनाट्रोपस में क्या होता है देखिए, आप अगर मान के चलिए आपका प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से आप नोटिस करते हैं कि इस तरह से
ठीक है, अंदर में है न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर में अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज आप समझिएगा बच्चे, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जिससे ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, दिस इज हाइलम। क्या है? हाइलम। और आप जो ये दो प्रोटेक्टिव कवरिंग देख रहे हैं बच्चा, इस दोनों प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। आपको पता है इंटेग्यूमेंट सिंगल भी हो सकते हैं, यूनिटेक्मिक भी हो सकता है, बायटेक्मिक भी हो सकता है। यहां पर ये जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है वो बायटेक्मिक का एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद अंदर में जो आप देख रहे हैं यहां पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं बच्चा, ये न्यूसेलस कहलाते हैं बच्चा। न्यूसेलस क्या कहलाते हैं? अब इन्हीं न्यूसेलस के ग्रुप ऑफ सेल्स में से एक को शक्ति आ जाती है, इन्हीं ग्रुप्स ऑफ न्यूसेलस के सेल्स में से एक को शक्ति प्रदान हो जाती है, और अब वो बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या बन जाती है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द एनाट्रोपस। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की है बच्चा, एक जगह जहां पर इसको बोलते हैं बच्चा माइक्रोपाइलर एंड, है ना, इसको बेसिकली जो माइक्रोपाइल बोल सकते हैं, माइक्रोपाइल मतलब ओपनिंग को आप माइक्रोपाइल बोलिएगा, तो इसको आप लोग माइक्रोपाइल बोलिएगा, और ये जो एंड है इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस एंड को आप लोग माइक्रोपाइलर एंड बोलेंगे, और ऊपर वाले को चलाजल एंड बोलेंगे। माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये एनाट्रोपस का है। एक होता है बच्चा ऑर्थोट्रोपस का, उसका कैसे होता है आपको मैं बताऊं, ऐसे सिंपल, ये प्लेसेंटा है और यहीं से ऐसे, यहां से मान के चलिए ये इंटेग्यूमेंट्स है ना, और यहीं पे अंदर में न्यूसेलस है, तो ये डायरेक्टली ऐसे लटका हुआ है, तो ये ऑर्थोट्रोपस हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से एम्फीट्रोपस भी होता है, इसके अलावा सर्सिनोट्रोपस भी होता है, साइक्लोट्रोपस भी होता है, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए एनाट्रोपस का क्या है कि वो नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, और ऑर्थोट्रोपस का मतलब सीधे नीचे लटका हुआ रहता है। बात समझ में आ गई है? अब इसके अंदर में दो एंड्स हो गए, माइक्रोपाइलर एंड चलाजल एंड। मल्टी इंटेग्यूमेंट्स के होंगे, अंदर में न्यूसेलस होगा, न्यूसेलस के एक सेल डेवलप करेंगे, वो किस में डेवलप होंगे? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डेवलप करेंगे। अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, अब ये जो मेगास्पोर, देखिए आपको अगर मैं बताऊं कि मान के चलिए बाहर में इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इंटेग्यूमेंट छोड़िए, न्यूसेलस है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर में न्यूसेलस के सेल्स हैं, और अंदर में आपके पास मेगास्पोर मदर सेल है। प्लीज मेरी बात सुनिएगा, ये दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, अंदर में न्यूसेलस, उसके बाहर में इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स किसका पार्ट है? ओव्यूल का, मेगास्पोरेंजियम का। मेगास्पोरेंजियम कहां है? ओवरी के अंदर में है। ओवरी कहां है? फ्लावर के अंदर में है। फ्लावर कहां है? प्लांट के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मेगास्पोर मदर सेल इज नाउ एक्चुअली ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो अब आपके पास डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड। वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहां मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है। अच्छा, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जब मियोसिस में एंटर करेंगे, आपको मियोसिस अच्छे से पता है ना, मियोसिस के बाद एक सेल अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है। मियोसिस 1 में 2 और मियोसिस 2 में 2 दूनी 4। तो अल्टीमेटली पूरा मियोसिस कंप्लीट होगा तो आपके पास 4 क्या बनेंगे? हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगे, सॉरी मेगास्पोर्स बनेंगे, है ना। तो ये सब मेगास्पोर मदर सेल था, अब ये क्या बन गया? मेगास्पोर्स बन गया। अब इन 4 में से कोई एक ना बचा, 3 जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? 4 जो है वो 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाएगा, एक ही परसिस्ट करेगा। क्या करेगा? एक ही परसिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अब आप नोटिस कीजिएगा बच्चे, अब इसके बाद देखिएगा, अब अल्टीमेटली बाहर में आपके पास न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर में आपके पास मेगास्पोर है। क्या है? मेगास्पोर बन गया, 4 3 डिजेनरेट हो गया, एक बच गया। अब मेगास्पोर के अंदर में एक न्यूक्लियस है बच्चे, दिस इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। नाउ इट विल अंडरगो 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिविजन्स आफ्टर, यहां से ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव लगातार माइटोटिक डिवीजन, नॉट मियोटिक, आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन क्या होगा? आप देखिए बच्चा, ये मैं एक मेगास्पोर बना रहा हूं। नाउ वी विल बी हैविंग हाउ मेनी न्यूक्लियसेस? वी विल बी हैविंग एक से बनेगा 2, ध्यान दीजिएगा बच्चा, 1 से 2 बन जाएगा, 2 से 4 बनेगा, और 4 से 8 बनेगा। तो एक मियोटिक डिवीजन, दूसरा मियोटिक डिवीजन, थर्ड मियोटिक डिवीजन, टोटल 3 कंसेक्यूटिव मियोटिक डिवीजन के बाद यू विल बी हैविंग 8 न्यूक्लियसेस, राइट।
वी विल बी हैविंग ऑल आर हैप्लॉइड। बात समझ में आ रही है या सर के ऊपर से जा रहा है? एंड दिस इज इनसाइड न्यूसेलस, दिस इज इनसाइड न्यूसेलस, दिस इज इनसाइड ओव्यूल। इसके बाहर बाहर में क्या होगा आपके पास? इंटेग्यूमेंट्स होंगे। क्या होंगे? ये बाहर बाहर में क्या है? इंटेग्यूमेंट्स होंगे, और यहीं से फिर ये आगे कनेक्टेड होगा हाइलम के थ्रू। बात समझ में आ रही है? सो नाउ अब देखिए ये जो 8 न्यूक्लियसेस है ना बच्चा, ये अब माइग्रेट करेंगे और अपनी अपनी जगह पहुंचेंगे। यहां पर 3 पहुंच जाएगा आपके चलाजल एंड पर, 3 पहुंच जाएगा आपके माइक्रोपाइलर एंड पर, और 2 बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ठीक है, जो 3 जो चलाजल एंड पर आएंगे, बात समझिएगा, अभी बहुत जरूरी है, चाहिए आपको ऐसा लगता हो कितना आसान, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बेसिक चीज है। इसमें से तीसरा वाला एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर, 3 सेल्स बन जाएंगे। अब इसके बाद सेलुलराइजेशन होगा। क्या होगा? 3 कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिवीजन के बाद 3 न्यूक्लियसेस चलाजल एंड की तरफ जाएंगे, 3 न्यूक्लियसेस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे, और 2 बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। फिर इनके बाद प्रोसेस शुरू होगा सेलुलराइजेशन का। किसका? सेलुलराइजेशन का। तो चलाजल एंड पर 3 सेल्स बनेंगे जो कि आपको एंटाइपोडल सेल्स कहलाएंगे, एंटाइपोडल सेल्स कहलाएंगे। और आपके माइक्रोपाइलर एंड पर आपके पास 2 सेल्स बनेंगे और 3 सेल्स बनेंगे। तो इनके जो 2 सेल, जो बीच वाला जो सेल है बच्चा, इनको एग सेल बोलेंगे आप लोग। क्या बोलेंगे? एग सेल। और जो 2 जो सेल्स ये वाले हैं, इनको साइनर्जिड्स बोला जाता है। इन्हीं साइनर्जिड्स पर एक्चुअली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्चुअली पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एंटर करने में। दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म apparatus। क्या होता है? ठीक है, और बीच का जो ये 2 न्यूक्लियस बच गया है, इसको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं बच्चा, यही है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है? दिस इज एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट। और मैं फीमेल गैमेटोफाइट यहां पर एक बार और बना रहा हूं, आप लोग प्लीज बार बार बनाइएगा। ये रहा आपका एक फीमेल गैमेटोफाइट। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया बड़ा। So ultimately we are having 3 nucleus, 3 cells, antipodal cells, antipodal cells, and we got है ना। तो ये हो गए आपके साइनर्जिड्स। ये ऊपर में फोल्डिंग्स जो है, दिस इज फिलीफॉर्म apparatus। ठीक है, दीज 2 न्यूक्लियसेस, दीज आर, कोई सेलुलराइजेशन यहां पर नहीं हुई है। दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये सब के सब हैप्लॉइड हैं, और ये जो है आपका वो एग सेल है। ये सब कहां पर है बच्चा? न्यूसेलस के अंदर में है। ये सब कहां पर है? न्यूसेलस के अंदर में है। और न्यूसेलस कहां पर है? इंटेग्यूमेंट्स के अंदर में है कि नहीं है? इंटेग्यूमेंट्स के अंदर में। और ये टोटल इंटेग्यूमेंट्स कहां पर मौजूद है? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो बना वो क्या बना? ओव्यूल बना। ये क्या बना? ओव्यूल। ओव्यूल कहां पर है? ओवरी के अंदर में। और ओवरी कहां पर है? फ्लावर कहां है? सही। अब आपके पास मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रेडी है। दिस इज एक्चुअली अ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप इसमें देख सकते हैं बच्चा, देयर इज अ होल लॉट सेल। 7 सेल्ड है कि नहीं है? ये 3 3 6 और एक बड़ा सा सेल, 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस कितने हैं? 3 3 6 2 8, 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्लियर है? हाँ, पेपर कैसा जाएगा आप लोगों का? 12वीं वाले बोर्ड्स हैं आपके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो जाएगा, मुझे पक्का पता है। बायोलॉजी में कोई चिंता की बात नहीं है, लिख लीजिएगा। मेन मसला जब क्वेश्चन देखिए ना फिजिक्स का, ऐसे हवाई, अब क्या होगा मेरा, ऐसे गला सूखेगा, ऐसा बेचैनी होगी कि आपको लगेगा कि धरती फटे और मैं उसके अंदर चला जाऊं। हाँ जी, किनका 12th का पेपर है? हाँ, तो आप याद रखें कि बायोलॉजी तो पार लग जाएगा, आई नो इट, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा
वो भी मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह से। फिजिक्स जैसे सामने खुला ना क्वेश्चन पेपर, आपके पहले ही आपकी धड़कन ऐसे ऊपर सांस चढ़ने लगेगी।